प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारिता वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में अब तक हमने बहुत सी बातें की है। बातें हमारी जो बिंदुओं पर केंद्रित रही है और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं वो रहे हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। हमने देखा है कि दो तरह के पराविद्युत पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ। धारिता क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। हमने इस तरह की बातें भी की है कि संधारित्र में धारिता को बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और उन्हीं उपायों से पहले हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर दो ही बिंदुओं पे केंद्रित रहने वाला है, एक तो धारिता पे और दूसरा संधारित्र पे। संधारित्र का सिद्धांत हुआ है, संधारित्र की बाकी की बातें अभी भी होना बाकी है। तो जस्ट पिछले लेक्चर की यदि हम बात करें तो उसी लेक्चर को मैं रिकेप थोड़ा सा आपको करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप रिविज़न करिए, उसके बाद हम नए टॉपिक्स को लेते हैं। पिछले चैप्टर में आपने जो चीज़ें देखी वो क्या था, एक तो ध्रुवण सदिश का थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अनुप्रयोग आप कह सकते हैं, एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, वो देखा। ध्रुवण सदिश के साथ साथ आपने सिग्मा प्रेरित देखा, यानी प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में हमने बात किया और रिलेशंस के बारे में बात किया, एक तो वैद्युत प्रवृत्ति और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट F'। इन चार शब्दों के इर्द गिर्द, इन चार वर्ड के इर्द गिर्द हमारा मैथ्स जो है वो इवॉल्व हुआ। वो कैसे इवॉल्व हुआ उसको हम देखते हैं। देखिए, ये क्या बात थी वास्तव में, ये एक इस तरह की बात थी कि जब हम कैपेसिटर में किसी पराविद्युत पदार्थ को रखते हैं तो बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक पराविद्युत पदार्थ किस तरह का रेस्पॉन्स देता है। बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब आप पराविद्युत को रखते हो तो पराविद्युत तो दो तरह के हैं, एक तो पोलर है और एक है नॉन पोलर। तो पोलर का रेस्पॉन्स अपनी तरह से आएगा और नॉन पोलर का रेस्पॉन्स अपनी तरह से आएगा। पोलर की खास बात क्या होती है कि उसमें द्विध्रुव होते हैं, अनियमित दिशाओं में संरेखित। जैसे ही हम बाहरी विद्युत क्षेत्र का आरोपण करते हैं तो उन द्विध्रुवों का संरेखण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, यानी द्विध्रुव ऑलरेडी बने हुए हैं पोलर्स में। विद्युत क्षेत्र जब अनुपस्थित भी है तब भी, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का ये प्रभाव होता है कि उन द्विध्रुवों की अनियमित दिशाओं की व्यवस्था एक दिशीय हो जाती है और वो कौन सी दिशा में हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऐसे ही नॉन पोलर में क्या है, नॉन पोलर में तो ध्रुव तो है नहीं, क्या है, प्लस और माइनस एक ही जगह केंद्रित है, यानी इनपुट के तौर पर हमारे पास माइनस और प्लस है और इनपुट के तौर पर माइनस और प्लस है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ऋणात्मक और धनात्मक जो केंद्र हैं उनका विस्थापन हो जाता है, धनावेश और ऋणावेश केंद्रित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो क्या होता है, डाइपोल का निर्माण हो जाता है, यानी जिनमें डाइपोल था ही नहीं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी क्या बन गए, द्विध्रुव बन गए। यानी एक तरह से हम बात करें तो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का भी फाइनल रिजल्ट विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वही होता है जो ध्रुवीय पदार्थों का बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है। लेकिन यदि हम पराविद्युत पदार्थ की इस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर ये जो आसन सिरे हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के जो एडजॉइंट पोर्शंस हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो फिर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बचता क्या है, पिक्चर ये बचती है। ये हमारे पास कैपेसिटर, ये धनावेशित चालक प्लेट और ये ऋणावेशित भू संपर्कित चालक प्लेट। भू संपर्कित किस वजह से किया उसका लॉजिक हमने बखूबी दिया है ताकि विभव में अच्छी खासी वृद्धि की जा सके। इस संधारित्र के लिए यदि हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें तो मैं प्लस सिग्मा बोल सकता हूं, इसके लिए आप पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा बोल सकते हैं। आवेश के बारे में बात करें तो प्लस क्यू आवेश और इसके पास माइनस क्यू आवेश। पराविद्युत पट्टिका को जैसे ही हमने रखा, पराविद्युत पदार्थ का जैसे ही हमने यहाँ रखना किया तो पराविद्युत पदार्थ यदि ध्रुवीय प्रकार का था तो द्विध्रुवों का संरेखण हुआ और अध्रुवीय प्रकार का था तो द्विध्रुवों का निर्माण हुआ। यह व्यवस्था हुई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
इसको आप माइनस प्लस के तौर पर भी दिखा सकते हो और द्विध्रुव के तौर पर भी दिखा सकते हो, यानी एरो के तौर पर भी दिखा सकते हो ऐसे ही, क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस का। यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, ओवरऑल रिजल्ट इस तरह का रहा कि ये प्लस माइनस तो कैंसिल हुए, इस तरह से प्लस माइनस कैंसिल हुए, प्लस माइनस कैंसिल हुए, लेकिन इस छोर के माइनस बच गए। जो संधारित्र है उसकी धनावेशित प्लेट के नज़दीक ऋणावेशित आवेश का जमघट लग गया, ऐसे ही यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज का जमघट लग गया। यानी यदि आप विद्युत क्षेत्र की भाषा में बात करें तो बाहरी संधारित्र का वैक्यूम की प्रेजेंस में निर्वात की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र था उसको यदि आप ई बोल दो, ई ओ, वैक्यूम के लिए ई वी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यानी जैसे ही पराविद्युत पट्टिका को आपने रखा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, ओवरऑल रिजल्ट ये आया विद्युत क्षेत्र की दृष्टि से कि एक नया विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, एक नया विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया ध्रुवण की घटना के कारण, आवेशों के अल्प विस्थापन के कारण। और इस माइनस आवेश को या इस प्लस आवेश को यदि आप प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहें तो इसे माइनस सिग्मा पी कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, प्लस सिग्मा पी। यदि आप आवेश के बारे में बात करें तो ये भी प्रेरित आवेश है, तो मैं इसको माइनस क्यू पी कहूँगा और इसे मैं प्लस क्यू पी कहूँगा। ये ध्रुवण की बात हुई। इस घटना का नाम है पोलराइजेशन, ध्रुवण। और ध्रुवण के गणित के लिए है ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर। इस P की डेफिनेशन हमने कैसे दी उनको हम रिकैप करते हैं। देखो इस पूरी व्यवस्था में हम क्या जानने का इच्छुक हो सकते हैं, हम ये जानना चाह सकते हैं कि भाई परावैद्युत पट्टिका को जैसे ही आपने इस संधारित्र में रखा है तो इस परावैद्युत पट्टिका के इस सिरे पे जो आवेश प्रेरित हुआ है उसका मान कितना है, जो पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित हुआ है उसका मान कितना है। ऐसे ही इस परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कितनी है। वैद्युत प्रवृत्ति का मतलब अलग अलग परावैद्युत पदार्थों का विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का क्षमता अलग अलग हो सकता है। यानी कोई परावैद्युत पदार्थ किस तरह का रेस्पॉन्स देगा, कितना अच्छा रेस्पॉन्स देगा बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वो किस बात पर डिपेंड करता है, उस परावैद्युत प्रवृत्ति पे, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की बात करें इससे पहले हम किसकी बात करेंगे, ध्रुवण सदिश की बात करेंगे, सिग्मा पी की बात करेंगे और फिर इनमें हम रिलेशंस को देखेंगे। तो इस लेक्चर में, इस सेक्शन में हमारे पास जो दो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव हमें पता होने चाहिए। यदि आपके ध्येय आपको पता नहीं होंगे, यदि आप अपने एम से भटक जाएंगे तो निश्चित ही इसकी गणित में उलझ जाओगे। वैसे गणित कुछ है नहीं, इधर उधर करने का गणित है। फाउंडेशन के तौर पर आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, देखो यदि हम ये कहें कि बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति से ध्रुवण की घटना के पश्चात संधारित्र संबंधित नेट विद्युत क्षेत्र E है, माना नेट विद्युत क्षेत्र कितना है, E है। तो इस E का हम गणितीय सर्जरी कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि ये जो E है वो वास्तव में किन दो E के जोड़ के बराबर है। एक तो वैक्यूम वाले E के बराबर, यानी जब परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं था और अब एक नया E पैदा हो गया और वो E को मैं क्या नाम दे दूं, AP दे दें, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। लेकिन हम जान रहे हैं कि E0 की दिशा और EP की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 का है, पाई का है। और पाई का है तो फिर ऐड होगा। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल परिमाण की बात करें और दो सदिशों का परिमाण
कितना आएगा जुड़ने के बाद, जब एंगल पाई हो तो वो सीधे अंतर से आएगा, यानी ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस ई पी। एक तो ये हमारे पास फाउंडेशन इक्वेशन है, प्राइम इक्वेशन है, फाउंडेशन इक्वेशन है, जो हमें इस सिद्धांत से पता चल रही है। कौन से सिद्धांत से, ध्रुवण वाले सिद्धांत से। दूसरा, P के लिए हमारे पास इक्वेशन है। P के लिए मेरे पास दो तरह का इक्वेशन है। अभी मैं एक ही तरह के इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जो पीछे वाले लेक्चर में मैंने बात की है। P का मैंने आपको इक्वेशन बताया कि रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए P जो होता है जाई इंटू बाहरी विद्युत क्षेत्र के मल्टीप्लाई के बराबर। और P होता क्या है, द्विध्रुवीय आघूर्ण डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी एकांक परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में कितना द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित हुआ है उसके मान को हम ध्रुवण सदिश बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। और सिग्मा P का मान क्या होता है, सिग्मा P के बराबर होता है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो देखो E बराबर में क्या लिख सकता हूँ, E नॉट की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा। ये मुक्त आवेशों के कारण है, मैंने इसको सिग्मा दिखाया है। आपके कई बुक में सिग्मा फ्री भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है सिग्मा फ्री। वहाँ फ्री का मतलब होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो इसको हम तो सिग्मा ही यूज़ कर रहे हैं। तो E नॉट की जगह मैं सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट लिखूंगा, ई पी की जगह सिग्मा अपॉन सिग्मा की वजह सिग्मा P हो गया, परावैद्युत पदार्थ में सिग्मा P है अपॉन एप्साई नॉट। तो E के लिए हमारे पास जो इक्वेशन डिजाइन हो रहा है वो हो रहा है सिग्मा माइनस सिग्मा P इंटू एप्साई नॉट। ये भी अभी फाउंडेशन इक्वेशन ही है। यहाँ मैंने जो इक्वेशन यूज़ किया है वो E को पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखा है, बाकी कोई बहुत बड़ा कारनामा किया नहीं गया है। अब मैं एक नई इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ जो नई तो नहीं है लेकिन आपके लिए अब नई हो गई है, क्योंकि आप भूल गए हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से, परावैद्युतांक की परिभाषा से। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट DC क्या बताता है कि एप्साइन R जो है वो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, मेरा एम क्या है, सिग्मा P को कैलकुलेट करना। तो मैं सिग्मा P को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, E को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि E तो मीडियम वाला E है। तो EM बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट अपॉन एप्साइन R। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट अपॉन एप्साइन R। और मुझे पता है कि E नॉट को मैं क्या लिख रहा हूँ, E नॉट को मैं सिग्मा अपॉन एप्साइन नॉट लिख सकता हूँ। लिख देता हूँ मैं, या एक बार पढ़ा रहने दो, आप कंफ्यूज नहीं हो, हर स्टेप पे गौर करना। सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइन नॉट। E नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्साइन नॉट एप्साइन R, सिग्मा माइनस सिग्मा P। उम्मीद है कैमरे की आंखें इधर है, एप्साइन नॉट से एप्साइन नॉट कैंसिल आउट हो गया। आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट डिराइव होगा वो रिजल्ट सिग्मा P के लिए आ जाएगा। तो सिग्मा P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा P को मैं इधर ले रहा हूँ, फिर ये सिग्मा कॉमन ले लिया जाएगा और 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइन R। ये अत्यंत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। ये कैसे आया है ये आपको पता होना चाहिए। मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड जरूर नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजिंग मैथ्स हो सकता है जब आपको ये ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा कि आखिर हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो कैलकुलेट करना है आपको सिग्मा P, और सिग्मा P को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फाउंडेशन रिलेशन है, जो प्रिंसिपल है, फाउंडेशन इक्वेशन है, वो ये है। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है, E नॉट को पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में लिखा है, यानी E नॉट की जगह मैंने क्या लिखा है, सिग्मा अपॉन एप्साइन नॉट। EP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा P अपॉन एप्साइन नॉट। फिर मैंने परावैद्युतांक की डेफिनेशन को यूज़ किया और मेरे पास फाइनली इक्वेशन जो है वो डिड्यूस होकर के आ गया। एक तो यह महत्वपूर्ण इक्वेशन है। दूसरा महत्वपूर्ण इक्वेशन जो होगा वो होगा वैद्युत प्रवृत्ति और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप देखिए।
तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? Our second objective is to find out relation between electrical susceptibility and dielectric constant. Next objective is next objective is to find relation between dielectric constant DC and इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यानी विद्युत प्रवृत्ति। तो फाउंडेशन इक्वेशन तो मेरे पास यही है। हम जानते हैं क्या जानते हैं? आप जानने लग जाइए। अब नहीं जान रहे हो तो फिर ये वास्तव में क्या कहें, बहुत चिंता का विषय है। A बराबर A0 माइनस AP और AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AP की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा P अपॉन एप्साई नॉट, और सिग्मा P की जगह में क्या लिख सकता हूँ? ध्रुवण सदिश लिख सकता हूँ P। तो E बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? E0 माइनस P अपॉन एप्साई नॉट। यहाँ से आप E0 को चेंज कर सकते हैं। E0 को चेंज नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। यदि आप E0 को चेंज करें तो मैं E0 की जगह क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट माइनस P अपॉन एप्साई नॉट। तो E इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को? सिग्मा माइनस P। हाँ, सिग्मा P भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका हो गया एप्साई नॉट। यहाँ से मैं P को अलग कर लेता हूँ। वो पहला मेथड मैंने बता दिया है पीछे वीडियो में। जब नया लेक्चर ले रहे हैं तो नया मेथड जब तक नहीं मिले तब तक हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं होती। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P को देखिए मैं मैथ्स इधर उधर कर रहा हूँ, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा। सिग्मा माइनस एप्साई नॉट इंटू E। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? P की जगह मैंने क्या लिखा? सिग्मा माइनस एप्साई नॉट इंटू E। अब एक मज़ेदार बात यह है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से यूजिंग और इन्वोकिंग डाइलेक्ट्रिक डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जानते हैं एप्साइन R जो होता है वो निर्वात में विद्युतशीलता के सापेक्ष माध्यम में विद्युतशीलता के बराबर होता है। एप्साइन M आप इसको दिखा सकते हैं, या फिर माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सापेक्ष निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो P बराबर मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा की जगह तो आपको पता ही है, क्योंकि E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्साई नॉट है। तो सिग्मा की जगह तो आपको पता ही है, मैं एप्साई नॉट और E0 लिख सकता हूँ। वही मैं कर रहा हूँ, एप्साई नॉट और E0 लिख रहा हूँ। और E की जगह में क्या लिख सकता हूँ? E यानी E मीडियम की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों। इस इक्वेशन को यदि आप गौर से देखें तो E मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूँ? A मीडियम को लिखा जा सकता है, A मीडियम कैन बी रिटन एज एप्साई नॉट E0 डिवाइडेड बाई एप्साइन M लिख सकते हैं। या फिर यदि इस डेफिनेशन से मैं यानी इसकी और इसकी बात करूं तो EM को हम लिख सकते हैं E0 अपॉन एप्साइन R। तो जो आप यूज़ करना चाहो उसको लिख सकते हो आप। तो E की जगह में E0 अपॉन एप्साइन R लिख सकता हूँ। तो P बराबर E0 एप्साइन नॉट तो आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या रह गया? अंदर बच गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइन R। ये एक इक्वेशन डिज़ाइन हो गया।
P का डेफिनेशन यदि हम यूज़ करें, यहाँ लिख रहे हैं फिर हम इसे, P का कौन सा डेफिनेशन, P का फॉर्मूला, P का कौन सा फॉर्मूला भाई, तथा P के सूत्र से या P की परिभाषा से, P की परिभाषा क्या है, Xi A into A। तो यहाँ देखो एप्साइन नोट ई नोट आ रहा है, और एप्साइन नोट ई नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्साइन इंटू ई एम लिख सकता हूँ क्या, इधर देखिए एप्साइन नोट ई नोट को मैं एप्साइन एम इंटू ई एम लिख सकता हूँ, यानी P बराबर, इसको मैं एप्साइन E लिख सकता हूँ, और ये रह गया 1 - 1 अपॉन एप्साइन R। एक तो इक्वेशन इसको 1 या 2 दे दो, और इसको दे दो 1। ये सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, तो फिर Xi E बराबर एप्साइन E और 1 - 1 अपॉन एप्साइन R। E से E कैंसिल आउट हो रहा है, तो Xi E बराबर क्या मिल रहा है, एप्साइन 1 - 1 अपॉन एप्साइन R। ये रिलेशन आपका मिल गया। या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो एप्साइन R के लिए यदि आप इसे सॉल्व करना चाहो तो एप्साइन R के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ Xi E अपॉन एप्साइन, ये इधर आएगा, उसको आप इधर भेजोगे तो 1 माइनस ये इक्वल टू आपका मिल जाएगा एप्साइन R के लिए। ये मीडियम के लिए है, फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, कितने ही कपड़े पहनाए जा सकते हैं। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, या यदि आप इसको निर्वात की विद्युतशीलता के लिए लिखना चाहो तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए इसको मैं एप्साइन नोट इंटू एप्साइन R लिख सकता हूँ, यानी एप्साइन नोट इंटू एप्साइन R हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1 अपॉन एप्साइन R। तो वैद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, एप्साइन R को यदि केवल मल्टीप्लाई करोगे तो एप्साइन नोट अंदर रह जाएगा, और ये एप्साइन R -1, और ये रिज़ल्ट आपको पता ही है, फेमस रिज़ल्ट जो पीछे वाले लेक्चर में भी आपको मिल चुका है। ये तो हुई पीछे वाली बात। क्या फाइंड आउट किया हमने किसमें, सर कितना बड़ा है ये, कितना कंफ्यूजिंग है, कहाँ क्या करें पता ही नहीं चले। अभ्यास करें, क्या करें, प्रैक्टिस करें, रटी हुई बातें याद रहेगी नहीं जब आप इस तरह की फिज़िक्स को पढ़ेंगे। आपके पास दो तरह के इक्वेशंस हैं, एक तो है E बराबर E नॉट माइनस ई पी, और दूसरा रिलेशन आपके पास P के लिए है। बाकी आपको तीसरी जानकारी और चौथी जानकारी जो जाननी है वो ये है कि P को सिग्मा P लिखा जा सकता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो, माध्यम की क्या बोलते हैं विद्युतशीलता के सापेक्ष निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। अब देखिए एक नई बात, एक नया जानकारी, नया इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जब हम P की बात कर रहे हैं, P को मैं Xi A इंटू E जब लिख रहा हूँ तो इस फॉर्मूले को लिखते वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए, स्टार लगा हुआ है इस पर, आप सनद रहें कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे ही मिले। आप फिज़िक्स को पढ़ रहे हो, किसी बुक में पढ़ते पढ़ते आपको P का फॉर्मूला ऐसे मिल गया एप्साइन नोट Xi E इंटू E, तब आप चौंक जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्मूला जो है वो सीजियस पद्धति में है, गाउसियन जो यूनिट सिस्टम है, गाउस का जो यूनिट सिस्टम है, सीजियस जो यूनिट सिस्टम है उसमें है। और जब आप SI की बात करोगे
SI सिस्टम की बात करोगे तब आपको ध्रुवण सदिश के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये फॉर्मूला मिलेगा। हो सकता है ये आपके समक्ष पहली बार ऐसा बात सामने आया हो कि सर हमने ऐसा तो देखा है कि एक यूनिट का वैल्यू जो है वो यूनिट सिस्टम चेंज होते ही बदल जाता है। जैसे 1 kg जो है वो ग्राम में 1000 ग्राम बन जाता है। K का मान F बराबर K(Q1 K2 अपॉन R स्क्वायर में जो K है विद्युत बल का जो नियतांक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसका CGS में मान 1 होता है, लेकिन SI में मान 9 × 10⁹ हो जाता है। इस तरह की बातें तो हमने देखी है। हम पहली मर्तबा ऐसा देख रहे हैं कि फॉर्मूले का रूप ही बदल जाता है, फॉर्मूला ही बदल जाता है जब सिस्टम चेंज हो जाता है, जब यूनिट सिस्टम चेंज हो जाता है। तो ये आपके सामने पहली बार है। इनके कन्वर्जन को हम आपको नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। आप अपने टीचर्स से इसको पूछ सकते हैं। बाकी आपको ध्यान ये रखना है कि SI सिस्टम में P ये होगा, और P जब बदल जाएगा, P का जब फॉर्मेट बदल जाएगा तो क्या क्या चीज़ें बदल जाएगी उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। एक तो विस्थापन सदिश बदल जाएगा, D का फॉर्मूला बदल जाएगा, D का नया फॉर्म इस हिसाब से होगा और D का इस हिसाब से फॉर्मूला होगा। हो सकता है मैंने अभी तक आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में नहीं बताया हो। दूसरा क्या बदल जाएगा, दूसरा विद्युत प्रवृत्ति Ψe और εr डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जो ये फॉर्मूला मिल रहा है, ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा। और एक फेमस फॉर्मूला जो परावैद्युत पदार्थ पढ़ते हुए कोई नहीं जाने, ऐसा हो नहीं सकता, कि Ψ जो होता है εr और Ψ के बीच में जो रिलेशन है वो 1 + Ψe विद्युत प्रवृत्ति से एक अधिक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ ε0 जब ना हो तो आप देख सकते हो कि εr क्या हो जाएगा, Ψe +1। लेकिन क्यों ना हो, यदि आप ये बातें CGS सिस्टम में करेंगे तो यहाँ ε0 होगा ही होगा, और वही बातें यदि आप SI में करोगे तो वो फेमस रिलेशन आपको मिलेगा। तो वो रिलेशन कैसे मिलेगा वो चलते चलते हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के नए टॉपिक को लेते हैं। तो देखिए हमारे पास फाउंडेशन इक्वेशन क्या है, E बराबर, मैं थोड़ा सा हेडिंग ही दे देता हूँ कि किस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्युत विस्थापन सदिश, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विद्युत विस्थापन सदिश व ध्रुवण सदिश कौन से सिस्टम में, इन SI सिस्टम। देखो आप एक बात तो जानते हो कि E बराबर E0 - EP, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। E0 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन ε0। यहाँ आप सिग्मा फ्री भी आपको किसी टेक्स्ट बुक में मिल सकता है, सिग्मा फ्री लिखा हुआ, मुक्त आवेशों के कारण मुक्त आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व और ε0। EP की जगह क्या है, सिग्मा P अपॉन ε0, और सिग्मा P आपको पता है किसके बराबर है, P के बराबर, ध्रुवण सदिश के बराबर। तो ये फॉर्मूला E बराबर क्या बन जाएगा, सिग्मा फ्री को मैं F दिखा देता हूँ, सिग्मा F, सिग्मा दिखाया जिसको हमने ε0, और ये आपका बन रहा है सिग्मा P की जगह P बराबर ε0। तो यदि हम P वेक्टर की बात करें तो P वेक्टर बराबर क्या आ रहा है, ε0 E। इसको यदि हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें, सिग्मा फ्री सिग्मा F, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ε + P। आप देख रहे हैं कि ये जो राशि है ε0 E + P, यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे आ जाएगा। ये जो राशि है, ये राशि केवल और केवल मुक्त आवेश घनत्व पे डिपेंड कर रही है। ये राशि किस पे डिपेंड कर रही है, मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व, और इस राशि को हम विद्युत विस्थापन सदिश बोलते हैं। यानी सिग्मा फ्री ही क्या होता है, विद्युत विस्थापन सदिश। यानी D वेक्टर क्या है, सिग्मा फ्री ही है वास्तव में।
और फॉर्मूला क्या है इसका, एप्साई नॉट E प्लस P। एक तो ये डी वेक्टर का फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला मिला, इसका ना SI से रिलेशन है अभी तक और ना ही CGS से रिलेशन है, क्योंकि अभी तक हमने P को एक्सक्लूसिवली ओपन करके नहीं लिखा है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये फॉर्मूला SI में के लिए वैलिड है कि CGS के लिए वैलिड है। यानी ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, SI में भी ये वैलिड है और CGS सिस्टम में भी ये वैलिड है। इस फॉर्मूले को हम एक नया रूप दे सकते हैं, वो कौन सा रूप है, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको। यदि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ FD, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्साइन अपॉन एप्साइन मीडियम अपॉन एप्साइन नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन E मीडियम बराबर हम एप्साइन R लिख सकते हैं। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एप्साइन M और EM का मल्टीप्लिकेशन एप्साइन नॉट और E नेट का मल्टीप्लिकेशन किसी दिए गए परावैद्युत पदार्थ के लिए कांस्टेंट होता है, और वो होता किसके बराबर है, उस परावैद्युतांक के लिए। तो यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें, कौन से फॉर्मूले की, विद्युत विस्थापन सदिश के सिग्मा फ्री बराबर क्या है मेरे पास, एप्साइन नॉट E प्लस P। तो सिग्मा फ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम सिग्मा फ्री को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि E नॉट बराबर क्या है, सिग्मा फ्री बटा एप्साइन नॉट। तो सिग्मा फ्री को देखो बच्चों क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा फ्री कैन बी रिटन एज एप्साइन नॉट इंटू E नॉट, और एप्साइन नॉट इंटू E नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्साइन M इंटू EM लिख सकता हूँ। यानी सिग्मा फ्री को मैं लिख सकता हूँ मीडियम का विद्युतशीलता इंटू मीडियम में E बराबर एप्साइन E और प्लस P, और P को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अभी तक भी यूनिवर्सल फॉर्मूला है, P को क्या लिख सकते हैं। अब D का क्या रूप आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप P का CGS फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि SI फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो P CGS में क्या है, Xi E इंटू E, ये तो है CGS में, और SI में क्या है, एप्साइन नॉट Xi E इंटू E। तो जब CGS वाला आप ओपन करके देखेंगे दिखाएंगे तो D बराबर एप्साइन M E बराबर एप्साइन नॉट E प्लस Xi E इंटू E आपको मिलेगा। परिमाण में सिर्फ परिमाण की आप सिर्फ बात कर सकते हैं। यहाँ से देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी, क्या, इसको देखिए, एप्साइन M बराबर E तो सारी जगह कैंसिल आउट हो रहा है, तो एप्साइन M बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्साइन नॉट प्लस Xi E। यदि मैं इसको एप्साइन नॉट से डिवाइड कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, एप्साइन नॉट से, निर्वात की विद्युतशीलता से, तो ये एप्साइन M अपॉन एप्साइन नॉट बराबर एप्साइन नॉट अपॉन एप्साइन नॉट प्लस Xi E अपॉन एप्साइन नॉट। तो ये तो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, यानी एप्साइन R हो गया, और ये क्या हो गया 1, और ये हो गया Xi E अपॉन एप्साइन नॉट, जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं CGS के लिए, जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। यदि हम SI वाले P की बात करें, तब आप यहाँ Xi E की बजाय एप्साइन नॉट लिखोगे। यदि हम SI सिस्टम में बात करें तो फिर ये D वेक्टर इक्वल टू, यानी एप्साइन मीडियम इंटू E बराबर एप्साइन नॉट A, P की जगह फिर मैं क्या लिखूँगा, एप्साइन नॉट Xi इंटू E। यदि आप इसको देखें तो डी वेक्टर की हमें बात ही नहीं करनी, हमें रिलेशन की बात करनी है, तो E से ही देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एप्साइन मीडियम बराबर क्या आ गया, एप्साइन नॉट 1 प्लस Xi E। और अब एप्साइन नॉट को आप इधर लेके आ जाओ, या फिर पूरी इक्वेशन में एप्साइन नॉट का डिवाइड कर दो, कहने का तरीका अलग हो सकता है, और वो हो क्या, जो हो जाएगा एप्साइन M अपॉन एप्साइन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
यानी एप्साइन आर इक्वल टू क्या आ गया 1/ψ। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिलेशन है। पराविद्युत पदार्थ आप पढ़ें और इस फॉर्मूले से होकर के ना गुजरें, यदि ऐसा होता है आपके साथ, इसका मतलब आपके पराविद्युतांक की पढ़ाई या पराविद्युत पदार्थों की बाह्य विद्युत क्षेत्र में पढ़ाई अधूरी रही है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखो D के दो फॉर्म हो गए। क्या सीखा इस लेक्चर में? एक तो P के दो फॉर्मूले आपको मिल सकते हैं, D के दो फॉर्मूले मिल सकते हैं। D का कौन सा? D के दो फॉर्मूले क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि D बराबर, सर एक सेकंड दिखाइए, इधर दिख रहा है क्या सर? इस तरफ दिख रहा है क्या? देखिए D के दो फॉर्मूले एप्साइन E प्लस P के हिसाब से, क्योंकि P के दो फॉर्मूले हैं तो D के भी दो फॉर्मूले होंगे। एक तो ये हो गया एप्साइन E प्लस जाई E इंटू E, और एक दूसरा SI में एप्साइन नोट E प्लस एप्साइन नोट जाई E इंटू E। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब आप पराविद्युत पदार्थों की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और आप विद्युत विस्थापन सदिश के बारे में नहीं पढ़ें। और किसके दो फॉर्मूले होंगे? वैद्युत प्रवृत्ति और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेशन के लिए भी आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे। CGS में फॉर्मूला मिलेगा ये, और SI में फॉर्मूला मिलेगा ये। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये बातें समझ में आना बेहद ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि ये बातें समझ में आना ज़रूरी नहीं है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी कॉन्फिडेंस ये नहीं कह पाएंगे कि P क्या चीज़ है, सिग्मा P क्या चीज़ है, वैद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या चीज़ है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ है। केवल ये जानना ही ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। ये जानना भी ज़रूरी है कि इनका CGS में रूप क्या है, इनका SI में रूप क्या है, और ये जानना भी ज़रूरी है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो CGS और SI में किस हिसाब से आपका चेंज हो जाता है। ये SI में आ गया, ऐसे ही ये आपका किस में है? CGS में है। तो इस तरह की बातें। हो गया टाइम, 40 मिनट हो गया, तो पॉज कर दो एक बार।